ठीक है, बैलेंस शीट बनाने के लिए एक तो ये ध्यान रखें कि एक्सेल हमारे पास ब्रह्मास्त्र है। बैलेंस शीट ही नहीं है, टैली को यदि सीखना है तो थोड़ा सा एक्सेल का हमें बार बार जाना पड़ेगा। एक्सेल अपने आप में एडवांस है, तो हम कहते हैं कि ओनली बेसिक एक्सेल से तो काम थोड़ा सा कम चलेगा कहीं ना कहीं, तो हमें एडवांस एक्सेल पर जाना चाहिए, सीखना चाहिए एक्सेल। एक्सेल में क्योंकि असल में होता क्या है कि टैली जब स्टूडेंट सीखता है तो वो सिर्फ अकाउंट के उन कुछ बुनियादी चीज़ों को देखना चाहता है। जब उलझने आती हैं तो उनको सॉल्व करना नहीं चाहता। पिछले सेशन में था, वो पिछली जो क्लासेस थी, जब वो असाइनमेंट या प्रोजेक्ट पे गए, उन्हें एक साथ 400-500 एंट्री उनको दे दी तो हाथ खड़े कर दिए। जब तक आप खुद से नहीं करेंगे तब तक सीखेंगे कैसे? छोटी छोटी चीजें सीखा करके हम बता करके ले जाते हैं। प्रोजेक्ट दिया जाता है आपको कि 8 या 10 दिन का 15 दिन का प्रोजेक्ट वर्क रहता है, प्रोजेक्ट वर्क में सारा काम आपको करना हो, तो वहां पर खास तौर पर यदि हम बात करें तो उसमें एक्सेल की आवश्यकता लगनी। कई मामले ऐसे जैसे जीएसटी, आईजीएसटी, सीजीएसटी, सभी मामलों में भी हमें एक्सेल की आवश्यकता लगेगी। तो हमें अभी हम शुरुआत में ही देख रहे हैं कि हमें बैलेंस शीट का प्रोफार्मा तैयार करना है। आपके पास यदि सिस्टम ओरल कॉपी में भी कर रहे हैं तो सेम तरीका यही होगा। एक्सेल में अभी ये बेनिफिट मिलेगा कि वो खुद ही ऑटोमेटिक कर देता है कैलकुलेशन, प्लस का कैलकुलेशन या खुद ही करने वाला है। तो बैलेंस शीट को बनाने के लिए हम एक्सेल शीट ओपन करते हैं, और एक्सेल शीट में हमने दोनों ही पक्ष लिख रखे हैं, कैपिटल, नॉन लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी में क्या क्या है, फिक्स एसेट में क्या है, इन्वेस्टमेंट, करंट एसेट्स, सारे पद है हमारी। और यहाँ पर हमने टोटल कर रखा है, जिन स्टूडेंट को टोटल नहीं आता है उनको बता देता हूँ। एक्सेल को ओपन करने के लिए स्टार्ट पे जाना है और टाइप करना है एक्सेल, तो ये एक्सेल आ जाएगा जो न्यू स्टूडेंट है। ठीक है, ये एक्सेल के अंतर्गत सीट आ जाएगी इस प्रकार की, और यहाँ पर ब्लैंक सीट ले लेना, इस प्रकार की आपको सीट मिलेगी जो ऑलरेडी यहाँ पर खुला हुआ। ठीक है, इसमें कलर डिजाइनिंग में करना है तो जो भी करना है, जैसे इतने को हमें कोई कलर देना है तो सिलेक्ट किया और यहाँ से कोई भी कलर आप ले सकते हैं, जैसे हमने इसमें कलर किया हुआ है। इतने को कोई कलर करना है ये हमने कर दिया, तो इस प्रकार से आप फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। पर कलर कर देने से ये जो लाइनिंग है वो हिडन हो गई है, तो ऐसा नहीं है, लाइनिंग अपनी जगह है। पर लाइन को शो करने के लिए यदि आप शो करना चाहते हैं लाइनों को तो सेलेक्ट करके, और ये ऑल बॉर्डर का ऑप्शन होता है यहाँ पर, ऑल बॉर्डर, तो सारी लाइनिंग ऐसी शो हो जाएगी। फिलहाल के लिए भी हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये प्रोफार्मा ठीक लग रहा है। अब यहाँ पर हम जो भी वैल्यू इसमें अमाउंट लिखेंगे तो इस अमाउंट का टोटल हम यहाँ चाहते हैं, तो इसके लिए हम फंक्शन लगाएंगे इक्वल सम लिखना है, सम कोष्टक कहाँ से कहाँ तक, तो हम पूरा सिलेक्ट कर लेते हैं। ये है हमारा ई कहलाएगा कॉलम, और ये है हमारे रो। तो रो कौन सी 7, इसलिए इसका नाम हो गया ई, सॉरी 7 नहीं 8, तो E8। ठीक है, और नीचे कहाँ तक, तो एक रो कम ले लेते हैं यानी 20, कोष्टक बंद करेंगे, एंटर करेंगे। यहाँ पर आप जो भी वैल्यू डालेंगे वो इसका टोटल ऑटोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, किसके माध्यम से हुआ, सम के फॉर्मूले से हुआ। इसी प्रकार आपको यहां पर इसका टोटल करना है तो आप क्या लगाएंगे, इक्वल सम कोष्टक कहां से कहां तक, तो ये सेल हमने सेलेक्ट किया यहां तक, कोष्टक बंद करेंगे, एंटर। एक्सेल पे नहीं जाना चाहें तो आप अपने कॉपी पेन पे भी कर सकते हैं, कॉपी पेन के माध्यम से कर सकते हैं। ठीक है, जैसा आप माध्यम से। फिलहाल के लिए हमें बैलेंस शीट के उन वैल्यूज को डालना है। ठीक है, तो हमें बैलेंस शीट का दोनों पक्ष बराबर होगा, वो कैसे होगा उसको कंसेप्टली समझना है। तो हम कोई भी वैल्यू लेकर के चलते हैं, यानी जो भी आप कहते हैं। माना कि हमने 2,50,000 अपने पास पूंजी है और 1 लाख का हमने लोन ले लिया। ठीक है, यानी कैपिटल हमारे पास है 2,50,000। ठीक है, और लोन लिया हमने 1 लाख का, यानी टोटल अमाउंट कितना हो गया हमारे पास, 3 लाख। तो जो देनदारियां हैं कैपिटल की वो कितनी है हमारी, 2,50,000 तो कैपिटल को देना। और लोन लायबिलिटी माना कि हमने सिक्योर लोन ले रखा है 1 लाख रुपए का, 10,000 ये 1 लाख हो गए, यानी 3,50,000। ठीक है, अब जब कैपिटल आपने लगाया तो इधर हमारे व्यापार के पक्ष में वो पैसा आया, तो किस पक्ष में आया, तो बोले कि हमारा जो व्यापार का
केस अकाउंट है उसमें ये पैसा आ गया, कितना आ गया, 2,50,000, ठीक। और बैंक में हमने जब लोन लिया तो उसने बैंक में डाल दिया, हमारे बैंक अकाउंट में 1,00,000 रुपए, तो कितना हो गया, दोनों पक्ष बराबर, कोई डाउट इसमें। अब हमारे पास आज की स्थिति में 3,50,000 रुपए है, तो हमने क्या किया, बोले कि अब 3 लाख रख के तो नहीं रखना है, तो बोले एक काम करो, इसमें से 50,000 का माल खरीद लो। तो जब माल खरीदा तो वो कहाँ आया, हमारे क्लोजिंग स्टॉक में, कितने का आया, 50,000 का। तो खरीदा कैसे, बोले बैंक से खरीदा, तो बैंक में कितने थे, 1,00,000, अब कितने बचे, 50,000 बचे। यानी तो दोनों पक्ष क्या हो गए, बराबर, क्योंकि हमने यहाँ पे नगद खरीदा, उधार खरीदते तो फिर ये देनदारी में आ जाता। अब माना कि एक उधार की एंट्री देख लें कि हमने 10,000 का अपने सन्ड्री क्रेडिटर से माल खरीद लिया, तो इसको 10,000 देना, ठीक है। जब ये माल खरीदा तो ये माल आया कहाँ हमारे पास, हमारे कैश इन हैंड में, क्लोजिंग स्टॉक, कैश इन में, सॉरी कैश में नहीं बोलेंगे, क्लोजिंग स्टॉक में, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक में आया, मतलब कि अब हमारे पास माल कितने का हो गया, 60,000 का, दोनों पक्ष क्लियर है मामला। अब हम आगे बढ़े कि हमने क्या किया कि जो हमारे पास 60,000 का माल था, इस 60,000 के माल को हमने 30, इसमें से 30,000 रुपए का माल उधार बेच दिया। अब क्या होगी एंट्री, एंट्री मतलब कहाँ किधर, अभी बैलेंस शीट को समझ रहे हैं, एंट्री तो आगे डेबिट क्रेडिट तो हम आगे देखेंगे। सन्डी डेटर्स से हमें कितना लेना है, 30,000। जब 30,000 इससे लेना है तो हमारे पास क्लोजिंग में 60,000 बचे क्या, नहीं बचे, तो हमने क्या कर दिया, 30,000 लिख दिया, बराबर है बैलेंस, ठीक है। अब हमें यदि वो दे देते हैं तो हमारे पास केस में आ जाएगा, केस इन हैंड में, यानी 30,000 दिया सामने वाले ने, तो 50 और 30 80,000 हो गया। और जब ये 80,000 होगा तो ये पैसा लेनदारी जो खत्म हो जाएगी। अब भी क्लोजिंग क्या आएगा, आप कोई डाउट, करते चले। चलिए नेक्स्ट हम देखें कि हमने 10,000 का जो माल खरीदा था, हालांकि हमने अब बेच ज़्यादा दिया, हमारे पास इतना माल था नहीं, पर अमाउंट क्लोजिंग हमारे पास वही का वही है, ठीक है। सन्ड्री क्रेडिटर्स को पैसा देना है ना, हाँ ये दिया नहीं हमने, माना कि ये पैसा देना है हमें, तो ये जो देना है ये हमने कैसे दिया, केस या बैंक, बैंक से दिया, तो इस देनदारी तो हमारी खत्म हो गई, जीरो। लेकिन ये पैसा कहाँ से गया, बैंक से। जब ये पैसा बैंक में जाएगा, बैंक में कितना बचेगा, 70,000, ये 70,000 कर दिया, दोनों पक्ष। और बैलेंस शीट के दोनों पक्ष क्या होते हैं, हमेशा बराबर। और कोई एंट्री, प्रॉफिट कहाँ, अभी हुआ ही नहीं प्रॉफिट, प्रॉफिट वाला मामला करना है। चलिए तो प्रॉफिट पर बेचना है, तो अब हम अगले एंट्री को समझे कि माना कि हमने 10,000 का या 20,000 का माल सन्ड्री क्रेडिटर से खरीदा, ठीक है, 20,000 का खरीद लिया। जब 20,000 का खरीदा तो क्लोजिंग स्टॉक में आ जाएगा हमारे पास, तो ये कितना हो जाएगा, 50,000, ये 50,000 हो गया। अब हमने जो 20,000 का माल खरीदा था उसको 25,000 में बेच दिया। जब बेच दिया तो हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक में है क्या, इतना, क्लोजिंग कितना हो जाएगा हमारा, 20 का बेच रहे हैं ना, 20 का माल, तो मतलब 20,000 कम हो जाएंगे, यानी 30,000 हमारे पास बचेंगे। और सन्ड्री क्रेडिटर से, डेबिटर से कितना लेना है, 25 लेना है, तो 5,000 वाला मामला किधर चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में, कितना, 5,000, 375, 375, दोनों पक्ष बराबर, इसी को क्या कहते हैं, बैलेंस। और बैलेंस शीट के दोनों पक्ष आपको उंगलियों पे याद होना चाहिए। अब मुझे उम्मीद है कि आप 5-5 बैलेंस शीट नेक्स्ट क्लास में बना करके लेके आएंगे। तो 5 तो आज की और 5 कल की, मतलब कितना हो गया अब आज का, ऋण तो बढ़ेगा ना, ब्याज लगता है ना आपके अकाउंटिंग में, तो 5-5 बोला है मैंने, एक स्टूडेंट को 10 बनाना, ठीक, 10 बैलेंस शीट आप करेंगे तो वैसे ही याद हो जाएगा। और जो कल नहीं बनाए वो यहाँ बैठ के पढ़ेंगे, बाहर बैठ कर नहीं, खड़े होकर के, ये पनिशमेंट रहेगा, ठीक है।